के आज कॉलर्स डे होता है और आप बात करते हैं, हम सुनते हैं, बड़ा एक्साइटिंग होता है हमारे लिए, हम इंतज़ार करते हैं। ये अलग बात है कि हफ्ते का आखिरी दिन होता है तो वीकेंड पे हमें भी थोड़ा आराम का मौका मिल जाता है। सबसे पहले लुबना सहर साहिबा हैं गुलिस्तान जौहर कराची से। जी लुबना साहिबा। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। लुबना साहिबा अगर आप टीवी देख रही हैं तो उसको बंद कर दें क्योंकि वहाँ पर डिले है और फिर बात नहीं हो सकेगी इस तरह। नहीं, मैंने बिल्कुल उसका म्यूट करा है। अच्छा ठीक है, बताइए जी। हेलो जी, आप लाइव हैं, प्लीज बोल दीजिए, कुछ नहीं कहा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं आपसे बहुत देर से, मैं आपका काफी से कॉल मिला रही थी, लेकिन आज मैंने आपको इसलिए फोन किया सर कि मुझे जो आपको तवज्जो दिलानी है वो है एक बहुत ही अहम मसला। जी जी हेलो जी बोलिए आप तवज्जो, हम हमतन गोश हैं। हेलो जी आप बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं बात करना चाह रही थी, ये कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो पूरा एक देख रहे हैं आप एरिया पूरा बना हुआ है जौहर का, ये कराची यूनिवर्सिटी से शुरू होकर पूरा आगे तक जाता है, जहाँ तक कराची और NAD और कराची यूनिवर्सिटी शेख ज़ायद तक का पूरा एरिया है। यहाँ की पूरे आबादी जो है कच्ची आबादी से पूरी भरी हुई है और यहाँ जगह जगह पर आपने देखा होगा पानी की जलाएं तोड़ी हुई हैं और जौहर बने हुए छोटे छोटे से। और इन जौहरों में जिस तरह के हालत में बच्चे, मर्द, औरतें नहाना और कपड़े धोना सब कुछ जो सुबह से शुरू करते हैं वो रात गए तक शाम तक की चीज जारी रहती है। जिस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स का खड़ा होना, स्टूडेंट्स का निकलना और जिस तरह से हमारे माशरे की अक्कासी हो रही, जो कुछ भी कराची है उसकी बहरहाल एक बहुत बड़ा अहम इदारा है जहाँ पर उसके सामने जो कुछ हो रहा है, ये जो अमल हो रहा है, अगर आप देखें तो आपको खुद कराइए कि यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ किस हालत में होते हैं और उनको मतलब वहाँ पे खड़ा होना उनको कितना नागवार गुजरता होता है। वो वहाँ पे खड़े होकर अपनी बस का, अपने पॉइंट का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बात तो सुन लिया है। ये सब चीजें जो है ना, जो कोई तवज्जो नहीं है जी, हम यही कह रहे हैं कि सिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन तक हम भी ये बात पहुंचा देंगे कि वो वहाँ कुछ करें। ज़ाहिर है तालिब इल्मों को अगर परेशानी होती है तो उसका अजाला होना चाहिए। हुमा याकूब साहिबा हैं कराची से। जी हुमा साहिबा। हेलो हेलो। अच्छा, ये लुबना ने जो बात की थी ना कराची यूनिवर्सिटी की, ये जिस इलाके की तरफ है वो पहाड़ी है बेसिकली। वो पहाड़ी भी कराची यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल नक्शे में कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। अच्छा, तो अब जाहिर है कि जो एनक्रोचमेंट्स होते 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 अब मसला ये कि वो जो झुग्गियाँ हैं वो झुग्गी वाले अपनी मर्ज़ी से तो नहीं है, इसलिए कि सामने रेंजर्स वगैरह जो हैं उनकी भी चेक पोस्टें हैं। तो जाहिर है कि बिल्डर्स और सब मिला के जो है वो एक गेम होती है, वो एक गेम बना दी जाती है। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। जी कामरान साहब। क्या क्या प्रोग्राम है इन लीडरों के पास? हाय। होता है रोज शहर में जिसका मुजाहिरा, शायरों को फिक्र है अब वोट किसको दें, मंशूर में किसी के नहीं है मुशायरा। वाह। गद्दारे वतन जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस है, मेरी हुकूमत वक्त से ये डिमांड है कि उस गद्दारे वतन को पाकिस्तान लाकर कुलभूषण यादव के साथ फांसी दी जाए। मुबशिर जैदी साहब इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी ख्वाहिश है और आप नाम भी ले दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया है तो लिहाजा आप कोई भी तसव्वुर कर सकते हैं। पता नहीं किसके बारे में कहा होगा। नहीं, मुझे ये मुशर्रफ के बारे में तो बात नहीं कर रहे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, वरना वो लाइन ना काटते हैं। अच्छा, हुमा याकूब साहिबा हैं कराची से। जी हुमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, आम लोगों से मुताल्लिक़ एक सवाल है कि हम मुसलसल टीवी पे देख रहे हैं कि ये चीज़ मुज़िर सेहत है, ये चीज़ मुज़िर सेहत आ रही है, कभी मुर्गी आ जाती है, कभी दूध आ जाता है। यूट्यूब आप उठा के देख लीजिए, उस पर मुसलसल या तो काली मिर्चों से इलाज चल रहे होते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों से। हर आदमी एक दिन में दुबला भी हो जाता है, 2 दिन में गोरा भी हो जाता है। ये चीज़ फ़ायदेमंद है, ये चीज़ नुकसानदेह है। मुल्क के अंदर हमारा सेहत का शोबा, तालीम का शोबा, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिस मैनेजमेंट का शिकार है।
पानी, बिजली, गैस और पूरे मुल्क के अंदर बेतहाशा मैनेजमेंट के तालीमी इदारे मौजूद हैं, जहां सुबह शाम एक, आप समझ लीजिए, इतवार बाजार लगा हुआ है मैनेजमेंट से फारिग खुद तहसील होने वाले तलबा तालिबात का, और मुल्क के अंदर हर चीज़ मिसमैनेज है। आप जुल्म ये देखिए कि इस मुल्क की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर एमफिल या कोर्स ऑफर कर रही है, और कौन सी इंडस्ट्री? झूठ की, जिसमें हमें ये भी नहीं पता चल रहा होता कि हम जो खा रहे हैं वो सही है, जो डॉक्टर है वो दुरुस्त है, जो बिल आ रहा है वो सही है, या ये चीज़ जो हम खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है, या 2 दिन बाद नाकारा हो जाएगी या जाली है। तो हम कौन सी इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं? झूठ की, बेईमानी की। या इसके अलावा मैं क्या कहूँ, हमें अपने खाने पीने के भी मुतालिक कुछ नहीं पता। अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है टीवी के एक चैनल के ऊपर कि जो दूध है उसके अंदर बहुत शदीद मिलावट है, और उसके अंदर ऐसा प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि मस्तशुदा लाशों को प्रिजर्व किया जाता है, या डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बात बिल्कुल सही है। अच्छी बात है कि कोई ना कोई इंडस्ट्री तो चल रही है, चाहे वो झूठ की भी इंडस्ट्री हो। जहाँ तक आप बेईमानी और झूठ पे, तो हमारा पूरा माशरा ही उस पर चल रहा है, बदकिस्मती है हमारी। और ये किसी एक के, आपने बात की, बहुत अच्छा किया, लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन ये ऐसे हल नहीं होगा। ये जो गिरावट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता होते होते बिल्कुल इस लेवल पर आ गई है कि अब मेरे ख्याल में असली चीज़ पे भी गुमान यही होता है कि देखो यार, मतलब बड़ी थकी हुई बात है ये करने वाली, और मेरे ख्याल शायद हमने यहाँ ही कोई 2-2.5 लाख बार ये की होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं रेगुलेशन की। ठीक है, आप किसी भी मुल्क में इंडस्ट्री को खुली छूट दे दें तो वो यही करेंगे, ठीक है, पैसे बचाने के लिए या सामान बेचने के लिए। जब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आपके सॉलिडली नहीं है और इन्फोर्स नहीं होते, जो नहीं है और नहीं होते, तो ये काम ऐसे चलता रहेगा भी। और तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो आगे निकल के आएँ और मुजाहरा करें। मुझे सिर्फ ये होता है कि यार बाकी भारत में होता है या कहीं ऐसे कुछ भी होता है तो एटलीस्ट लोग बाहर निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। हमने शायद इसको अपनी किस्मत मान के और कहा है कि ठीक है, आवाज़ पहुंचा देते हैं, बियॉन्ड दैट शायद हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं। आखिरी इस तरह का एहतजाज हुआ था 1968 में, जब चीनी 1 रुपये से 1.25 रुपये किलो हो गई थी और अयूब खान की हुकूमत चली गई। लेकिन वो तो कीमत की बात थी ना, कंज्यूमर ही थे ना वो। मुईज़ अहमद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट आप लोग शो करते हैं। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है हमारे न्यूज़ मीडिया से कि हमारे जो जितना भी न्यूज़ मीडिया है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बिल्कुल कवर नहीं करता, जिसमें हम एक बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी कंट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमारे सियासतदान भी और हम लोग को भी वो एजुकेट नहीं, और हमारा न्यूज़ मीडिया भी हमें एजुकेट नहीं कर रहा कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ वो ब्रेकिंग न्यूज़ अजीब व गरीब किस्म की आ जाती है कि हुमैरा अरशद उनके मियाँ की लड़ाई हो गई तो ब्रेकिंग न्यूज़ पे आपके जो है ना 15 मिनट खर्च हो गए और या आधा घंटा खर्च हो गया और बाद में भी बात। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर हम लोग कहाँ खड़े हुए, हम कितने बदनाम हो रहे हैं, हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, कोई बात नहीं होती। दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल कर पाता हूँ अपनी जॉब की वजह से, और वो लोग हमारे मुतालिक जानते हैं और हमारे लोग उनको नहीं जानते, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और हमें इसके ऊपर ज़रूर कोई वर्कआउट करना चाहिए एजुकेशन के पॉइंट। इसमें क्या जवाब दें, इन्होंने सारी बातें, मैं तो 100% मुत्तफ़िक़ हूँ, ऐसा ही है और हम भी न्यूज़ मीडिया के अंदर। लेकिन मसला वो यही है कि आपने फरमाइश जो की है ना कि इंटरनेशनल कवरेज नहीं होता। इंटरनेशनल कवरेज करने के लिए ज़रूरी है कि जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की और रीजनल ताल्लुक़ात की ABCD का पता हो और उसकी अहमियत को जानते हों, तब वो ये लॉबिंग कर सकते हैं अपने सेटों के साथ कि भाई साहब अगर आधा डोमेस्टिक है तो आधा इंटरनेशनल एजेंडा भी होना चाहिए। मुझे याद है कि जब सिर्फ एक चैनल था PTV, उसके होते हुए सरकारी सही कुछ भी गालियां दे लें सब, दुनिया के बारे में छोटी से छोटी खबर भी, बड़ी से बड़ी खबर भी एक आम दुकानदार जो है उसको भी पता होता था।
और इसीलिए इस मुल्क में, इस कराची में वियतनाम के हक़ में मुज़ाहरे देखे गए। अफ़रीका की आज़ादी की तहरीकों के सिलसिले में तलबा जो हैं वो हड़ताल करते थे। आज ये बात करना ही नाकाबिल तसव्वुर है कि हम एक अवेयर कौम थे, कोई चैनल ना होने के बावजूद। तो जहाँ लेवल जो इल्मियत का है करने वाले, उनका उससे तह से लग जाएगा तो बाकी चीज़ें भी तह से लग जाएंगी। मुझे एक चीज़ याद आई है, और वही होता है ना, जब आप ABC नहीं जानते लेकिन फिर भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो किस लेवल के भंड होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो वो गए थे आई थिंक स्विट्ज़रलैंड, ये जो CERN नहीं है, जी हाँ, जी हाँ, CERN, हाँ, अब फ्रेंच है, सेंटर फॉर समथिंग रिसर्च न्यूक्लियर, राइट। वो वहाँ पे गए और मुझे याद है एक बहुत ही हमारे मशहूर और मारूफ एंकर हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट किए थे और शायद इस पर प्रोग्राम भी किया था कि जी ये गए हैं न्यूक्लियर सेंटर, अगर कल ये लोग पाकिस्तान आए और कहें कि जी हमारे अपने जौहरी हथियार हमें दिखाओ तो हम क्या जवाब देंगे। तो मैं तो ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि हम इंटरनेशनल कहीं वही साहब तो नहीं है, जंग करा देंगे मेरी जान। कहीं ये वही साहब तो नहीं है जिन्होंने अफगानिस्तान पे टॉम क्रूज मिसाइल, नहीं वो नहीं है, वो दूसरे वाले। डॉक्टर शाहिद साहब हैं मलीर कैंट से। जी शाहिद साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर मैं ये बताइए कि हमारे प्रेसिडेंट जो पोशीदा किस्म के सियासतदान है, जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे की कपड़े उतार रहे हैं, कब हमारी जान छूटेगी इन लोगों से? कभी नहीं। ये ना हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपनी पॉलिसीज देते हैं, ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना हेल्थ पे बात करते हैं, ना मईशत पे बात करते हैं। व्हाट इज दिस? कब तक हम इनको देखते रहेंगे और चूमते चाटते रहेंगे और आप लोग इनको कवरेज देते रहेंगे? शाहिद साहब, मैं बिल्कुल एक रेलेवेंट सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपकी माशाल्लाह उम्र क्या है? सर आई एम 55। उसके बावजूद आप ये सवाल कर रहे हैं? सर अब कुछ उम्मीद और होप तो होती है ना। सही बात। हम आप लोगों को देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आप लोग वो चीजें करते हैं जिससे हमें दिलासा भी मिलता है, तसल्ली भी मिलती है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब ये लोग सामने आते हैं और जब एक दूसरे की ये चीजें करते हैं, कभी कोई बात नहीं करते किसी उसके ऊपर के एक लेमैन को, एक आम आदमी को उससे कोई फायदा पहुंचे या तसल्ली हो। इवन 4 बोल भी ऐसे बोल दें जिससे एक बंदा मुतमईन होकर रात में कम से कम सो तो जाए ना। तो सुबह में देखूंगा शायद। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट अगर प्ले करूँ, ये बातें भी होती हैं लेकिन वो आप तक पहुंचती नहीं है क्योंकि अगेन चैनल्स के लिए ये इसमें मसाला नहीं है। ठीक है, अब मैं एहसन इकबाल साहब का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो खामोशी से काम कर रहे होते हैं थ्रू आउट दिस टेन्योर। आपने उनको नहीं देखा होगा कि वो आ रहे हैं और ये मतलब पैनामा पे बात कर रहे हो या ऑपोजिशन को गालियां दे रहे हो, वो भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, रजा रवानी साहब हैं फॉर एग्जांपल, एतजाज एहसन है, शेरी रहमान साहिबा हैं, आप उनको इस दंगल में नहीं देखेंगे। वो एक और बात है कि पॉलिटिक्स है ही एक लड़ाई, तो जाहिर है वो एक दूसरे से जिसमें शेख रशीद का सिक्का चलेगा। हाँ देखिए, आपको सियासत में आपको शेख रशीद भी मिलेंगे, जिसमें मुशाहिदुल्लाह खान का सिक्का चलेगा ना। एक पूरे एक स्पेक्ट्रम होता है जी, स्पेक्ट्रम। मुनीर आतिफ साहब हैं लंदन से। जी भाई। हेलो जी मुनीर साहब। वक़ार खटक साहब हैं पेशावर से। जी वक़ार। जरार कोडो साहब, मुबशिर ज़ीदी साहब, उसतुल्लाह खान साहब, आप तीनों को सलाम। वालेकुम सलाम खान जो तकड़ा। थैंक यू वेरी मच। तकड़ा, बिल्कुल तकड़ा। आप तीनों से मशाल खान और मशाल खान, मुझे अच्छी तरह याद है कि मशाल खान का जब केस हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप ही के चैनल में और आप ही के प्रोग्राम में इस पे कुल की बात हुई थी जी। काफी अर्सा हुआ मशाल खान को हम भूल चुके हैं शायद। एक तो ये बताइएगा कि मशाल खान के केस का क्या हुआ, और दूसरा मेरा ये सजेशन होगा कि अगर मुमकिन है आप तीनों इस डायलॉग को इनिशिएट कर सके यूनिवर्सिटीज के लेवल पे। आप आइए और पेशावर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कीजिए या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कीजिए कि इसका जो बैकग्राउंड है या जो माइंड सेट है इसके पीछे,
तलबा के साथ, तलेबात के साथ, फैकल्टी मेंबर के साथ इस पे खुल के डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामे होते रहेंगे हमारे मुल्क में, 70 साल से ये होते रहे हैं। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इस डायलॉग को हम बिल्कुल। आपकी तजवीज़ जो है वो खासी अहम है, इंटरेस्टिंग है, हम करेंगे। पेशरफ बता दें, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आप अपडेट कर दें। पेशरफ बता दें, क्योंकि पेशरफ यही हुई है कि हरीपुर जेल में अब वो केस मुंतकिल किया गया है। उसकी अब आपने अच्छा याद भी कराया, वीकेंड पे हम बात भी कर लेंगे मशाल खान मरहूम के वालिद से कि फर्दर क्या हुआ है, कब उसकी हियरिंग जो है उसमें क्या पेशरफ हुई है। और काउंसलर आरिफ अभी तक लापता है, ये भी तो रहेंगे अपडेट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। वहीद अली साहब हैं कराची से। जी वहीद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम सियासत पे तो गुफ्तगू और दीगर मामला पे तो हमारे चैनल में बेइंतहा गुफ्तगू हो रही है। एक अहम मामला है डॉक्टर रुस्फाव जी डॉक्टर मोहतरमा डॉक्टर रुस्फाव साहबा के सिलसिले में मैं बात करना चाह रहा था जी। मैं तो उसको ग्रेटेस्ट लेडी ऑफ द पाकिस्तान कहूँगा, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुल्क के लिए बावजूद इसके कि ना वो मुसलमान थी ना वो हमारी हमजुबान थी, जर्मनी से आके 57 ईयर्स उन लोगों को दिए जिनको हम अपने हाथ नहीं लगाते थे। बिल्कुल। तो हमारे मीडिया ने बिल्कुल इतनी बड़ी हस्ती को कवरेज नहीं दी। कवरेज तो दी उस दिन दी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इस प्रोग्राम में भी उन पर खुल के बात हुई। मसला सिर्फ ये आ गया मेरे ख्याल में, अगेन हमारा मीडिया जो है ना वो डेप्थ में नहीं जाता, उसने कोशिश नहीं की। मैंने तो कवरेज देखी है, मैंने तो काफी कवरेज देखी है। नहीं मतलब यहाँ पे नहीं, मैं तो अच्छा इसमें एक और एलिमेंट भी है। ये जो महसूस हो रहा है ना आपको वहीद अली साहब के कवरेज नहीं है, ये इसलिए भी महसूस हो रहा है। आप जाहिर है कि लाशऊरी तौर पे अब्दुल सत्तार ईदी की अगर जब इंतकाल हुआ था तो उससे कवर करेंगे। हुआ यह था कि एक दिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब का इंतकाल हुआ, मीडिया सारा उस पर लग गया, अगले दिन उनकी तदफीन हो गई। तो जाहिर है कि एक 48 घंटे की मुस्तकिल कवरेज उन्हें मिल गई। रुतफाउस मरहुमा के साथ ये हुआ है कि इंतकाल वाले दिन कवरेज हुई, फिर 8 दिन का एक गैप है। उनकी जो फ्यूनरल है या आखिरी रसूमात हैं वो कल सुबह हैं, उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ आपको मालूम है कि उनकी तदफीन होगी। तो ये जो बीच में 7 दिन का जो गैप आया है, इसकी वजह से जाहिर है कि उस शिद्दत से तो कवरेज मुमकिन नहीं है जिस शिद्दत से पहले दिन या फ्यूनरल वाले दिन हो सकती है। तो शायद आपको इसलिए भी ज़्यादा महसूस हो रहा हो। बहरहाल ये मैं अग्री करूँगा कि जितनी भी कवरेज करें हम वो कम है। वो कम है। और कवरेज का शिकवा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि साहब कोहे हिमालय पे मैं टॉर्च क्यों नहीं डाल पा रहा, ये बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन फिर भी मतलब वो उनका ये कहना है कि मीडिया जो है ना वक्ती तौर पर कवर करके और फिर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब मैंने भी काफी प्रोग्रामिंग भी देखी है इसके ऊपर, तो आई मीन आई डोंट नो, हो सकता है और सस्टेन असल में सस्टेन वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए बहुत चैनल्स हैं, हो सकता है किसने कम। डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब हैं कंबा शहदाद कोर्ट से। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर अब्दुल रऊफ मुगेरी बात कर रहा हूँ, वगन डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट से। एक रिक्वेस्ट है मेरी, हम PS 41 डिस्ट्रिक्ट डोकरी पार्ट है और वगन से हैं। ओके। हमारे पास हमारा बुनियादी इशू गैस का है, लेकिन हम पता नहीं है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं या किसी और कंट्रीज में। हम पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये कौन सा जरदारी हमारे पड़ गया है जो कभी भी हमारा एक मसला हल ही नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्या हमारी बुनियादी ज़रूरत जो है वो तालीम सेहत, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। ये 2 चीज़ें हमारे पास है ही नहीं। दिन हम पता नहीं है, कभी पानामा पे लड़ते हैं, कभी जरदारी लीग पे लड़ते हैं। और हम तो जरदारी को ये मैसेज आपके तवज्जुह से देना चाहते हैं कि शर्म आनी चाहिए
फिर उसके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में एक जो कांस्टेबल है उसका कातिल, उसके कत्ल केस का जो कत्ल केस का जो फरियादी है, तो हम ऐसे बंदों से क्या हम अपने जो कॉन्टेस्ट करते हैं हमारे PS-41 डोकरी बॉर्डर से MPA MNA शायद हमारे पास कभी आए नहीं है, हमारे बुनियादी इश्यूज नहीं सुने हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे लोग इतने तो बेचारे परेशान और बेहाल हैं जिनका कोई हल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, तो मोहतरमा की शहादत तो ज़ाहिर है 2007 में हुई, उसके बाद 2008 में भी इलेक्शन हुए, 2013 में भी हुए, तो कभी कोशिश की आपने अपने जो MPA हैं या MNA तक पहुंचने की? आप तो शायद लोकल गवर्नमेंट्स भी होंगी और उन तक पहुंचने आपकी बात बजा दुरुस्त है, लेकिन ये सारी चीज़ें सदियां लग जाएंगी हम अपने MPAs और MNAs को ढूंढने में। अच्छा ये बताइए, PS-41 अगला जो इलेक्शन हो रहा है 2018 में, उसमें आप पीपल्स पार्टी को हरवा रहे हैं इस हल्के से या नहीं, जिस तरह की आप तस्वीर कशी कर रहे हैं? सर ये हम कभी भी अभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। ओके, अच्छी बात। किसी और को देंगे या वोट ही नहीं देंगे? और आपका मसला ये हुआ है कि रियासत ने अपनी दोनों जो जिम्मेदारियां हैं, सेहत और तालीम, दोनों उन्होंने भी छोड़ दी। फिर 18वीं तरमीम में वो सूबों की तरफ चली गई, तो ज़ाहिर है सूबों ने अपनी तरफ से छोड़ दी हैं सारी की सारी जिम्मेदारी। मगर ये 5 साल रोएंगे पर वोट वहीं देंगे। जाहिद खान साहब हैं लोरा लाई से। जी उस्ताद खान साहब और शरजीदी साहब और कोड़ो साहब, मेरा आप तीनों को सलाम। वालेकुम सलाम। मैं असल में एक लोड शेडिंग के मामले में एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आई एम आल्सो वर्किंग इन वाबडा। अच्छा। तो जो मेन काज है लोड शेडिंग के बारे में जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा पिछले 10 सालों से, उसके पीछे अहम रीज़न ये है कि मुशर्रफ साहब ने 1999 में वाबडा को डिसेंट्रलाइज किया था। वाबडा का जो पावर विंग था उसको डिसेंट्रलाइज किया था। कुछ अपने लोगों को नवाजने के लिए उन्होंने वाबडा के पावर विंग को 3 मुख्तलिफ कंपनीज में डिवाइड किया था, जिसको हम आज मैपको, आइस्को या सेपको वगैरह जो कह रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जो पहले वाबडा के अपने पावर विंग का हिस्सा थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के हवाले से। तो अब मसला ये बना है कि वो जो डिमांड और उसका बीच में जो गैप आ गया था, क्योंकि वो वाबडा के अंदर ही खुद सॉर्ट आउट हो रहा था, और वो जो मुख्तलिफ कंपनीज थी, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी बन गई है। तो इस वजह से अब जेनकोज है, उन्होंने अब अलग अलग जनरेशन कंपनीज भी बना ली है। तो साथ में वाबडा का जो हैडल है जिससे तो होना क्या चाहिए? जी होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जिस तरह पहले एक सेटअप था, जिस तरह पहले काम कर रहा था वाबडा के, एक पावर विंग था और एक ये तो वैसा ही सेटअप जो है वो पुराना बहाल कर दिया जाए मेरा ये, क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल शोर था कि एक शोर था और पावर शॉर्टेज इस तरह नहीं था। अब यहाँ लोरलाई में पूरे 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे बिजली आती है। बिल्कुल, हम इसके ऊपर पता भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। फिलहाल न्यूज़ अपडेट्स का उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आज कॉलर्स डे है और नेक्स्ट कॉलर है हमारे अली रजा ईदी साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो। इंतजार करके चले गए शायद वो। मेरा ख्याल है कि सज्जाद हसन साहब हैं, उन्होंने टीवी भी खोला हुआ है अगर वो हैं। जी सर, सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। सर क्या हाल है? मैं पहले भी कॉल कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, सियालकोट से बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? बात गुजर रही है। अच्छा सर जी, मैंने आज ना 2 बातें करनी है, एक काम की बात है और दूसरी फजूल सी बात है। बेहतरीन, तो बड़ी बात है। हम तो भाई सारी बातें फजूल होती है, ये तो नई बात होगी। जी सर जी, जो काम की बात है वो मैं पहले कर देता हूँ। एक बंदा होता है, उसको शलजम बड़े पसंद होते हैं, ठीक है।
ओके। तो वो सुबह दोपहर शाम खुद भी शलजम खाता है और अपने बच्चों को भी शलजम खिलाता है, और उनको साथ ये तलकीन भी करता है कि ना खाना खाने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, नहीं तो शैतान आपके साथ भी खाना खाएगा। तो बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं। तो वो एक दिन ना शैतान उनका दरवाजा आके नॉक करता है, तो वो उस बंदे का एक बेटा बाहर आता है, तो शैतान उसको 5-7 लगाता है और कहता है उल्लू के पट्टों का भी बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया करो, मुझे गोंगलू खिला के मारना है। अच्छा, आप फजूल बात करते हैं। ये काम की बात किया, अब फजूल बात मैं करने जा रहा हूँ। वो फजूल मैं इसलिए उसको कहूँगा कि मैं जितना मर्जी उस पर खाप लूँ उसका फायदा कोई नहीं होना। समझ गए? तो लेकिन बात है काम की, अब इतने चैनल हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें अगर मैं एक अपना चैनल लॉन्च करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल पे हर वक्त जो है ना वो मतलब कि मजहबी दीनी बातें होंगी और 5 वक्त की अजान भी दी जाएगी यहाँ से, और उसको मैं खूब मार्केट उसकी करता हूँ। और जब मेरा चैनल लॉन्च होता है तो पता चलता है कि मैं तो मार्केट में जो चैनल चल रहे हैं उससे भी फजूल हूँ, मेरा चैनल तो उससे भी फजूल है। तो फिर उस पर मुझ पर क्रिटिसिज्म होगा, और फिर मेरा दिल इतना खुला होना चाहिए कि मैं उस तनकीद को बर्दाश्त करूँ। हमारे यहाँ रिवायती सियासत तो पहले भी हो रही थी, नवाज शरीफ और जरदारी साहब और इस तरह की जो पार्टियां थी छोटी कर रही थी, वो उसको गंदा कहते थे, वो उसको गंदा कहते थे। फिर उसमें इमरान खान साहब एक तब्दीली का नारा लेके आए, उन्होंने कहा कि मेरा चैनल बहुत अच्छा है, यहाँ पे 5 वक्त की अजान की आएगी, सारा कुछ होगा, अखलाकी कदरें भी होगी। लेकिन जब चैनल खुला तो पता चला तो वो तो जो पहले से चैनल चल रहे हैं उससे भी गंदा है। अब हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो सारे सामन के अंदर हैं, वो सारे हरा ही हरा देखना चाहते हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से उनको उनके जो आसपास लोग हैं वो भी वैसे मिल जाते हैं जो उनको हरा ही हरा दिखाते हैं। अब मसला ये है कि मेरा वो नुसरत जवेद साहब अपने प्रोग्राम में बात करते हैं अंती नफरत और अंती अकीदत का। अब अगर कोई पाकिस्तानी होकर भी बात करेगा ना तो उसको वो ले जाएंगे कि ये नोली का बंदा है, वो ले जाएंगे कि ये पीटीआई का बंदा है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जैसे डाइट पे खड़े होकर लोगों को गालियां निकालते हैं, उसका असर जब एक लीडर, वो अपने आप को लीडर क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ, और उनका पेशेंस लेवल ये है कि उस पर अगर कोई तनकीद कर दे तो वो कहते हैं कि इस चैनल का बाइकाट कर दो, इस साहबी का बाइकाट कर दो। बाकी ये पनामा केस को लेके आप देख ले कि नवाज शरीफ के पूरे खानदान की ऐसी की तैसी घेर दी मीडिया ने। मतलब कि उन्होंने तो कोई नहीं कहा कि यार भाई का बाइकआउट कर दें, 92 का बाइकआउट कर दें, 24 का बाइकआउट कर दें, डॉन का बाइकआउट कर दें। मतलब कि जब आप अपने आप को लीडर क्लेम करते हैं तो आप इतना हौसला होना चाहिए कि आप जो तनकीद है उसको भी बर्दाश्त करें। ये आपकी बेहतरी के लिए होती है। जब आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे लीडर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सजाद। साइड पे खड़े होकर लोगों को गालियां निकालेंगे तो जो आपके फॉलोअर हैं वो लोगों को गालियां नहीं निकालेंगे। और इसका सेरा भी जो है वो मीडिया के सारी बनता है। मतलब कि उन्होंने इस तरह जो एक बना दिया माइंडसेट हम लोगों का, अगर मैं नून लीग का फॉलोअर हूँ तो मैं वही चैनल देखूंगा जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं पीटीआई का फॉलोअर हूँ तो मैं वही चैनल देखूंगा जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। अब लेवल हमारा ये हो गया, खुदा की कसम मैं समटाइम में मुझे लगता है कि यार हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। कि अब 3-4 दिन पहले ना हमजा अली अब्बासी की एक ना वीडियो सोशल मीडिया पे उसने दी हुई थी। वो कहता है कि ये जो बच्चा हादसे में मतलब कि शहीद हुआ है वो सारी बातें ठीक है, वो काबिल माफी है। पीटीआई के जलसे में भी काबिल जो बंदे मरे थे, 7 बंदे मरे थे, और इमरान खान की आंखों के सामने वो लाश मतलब कि स्टेज के ऊपर से लिखा रहे हैं और उस बंदे ने अपनी तकरीर नहीं रोकी। वो कहता है ये सारी चीजें काबिल माफी हैं, ये हादसा हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये नवाज शरीफ इतना बेशरम आदमी है, मतलब कि आप उसकी वजह जैसे जा रहे पढ़े लिखे बंदे हो आप, कि ये उसको अपना सियासी शहीद कह रहा है कि भाई अगर आप सियासी स्कोरिंग करते हैं तो वो सियासत हर बंदा कर रहा है, सियासी स्कोरिंग हर बंदा कर रहा है। तब्दीली का नारा नवाज शरीफ को नहीं लेके आया, तब्दीली का नारा जरदारी को नहीं लेके आया, तब्दीली का नारा तो आपका लीडर लेके आया है। आप इस तरह के जो मॉडल हैं, मिसालें हैं, वो आप सेट करें कि यार ये अखलाकी तौर पर देखें। मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से, जो मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू के जो मॉरल करप्शन है वो फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा खतरनाक है। अब मॉरली अगर एक बंदा करप्ट है तो वो सारे मुआशरे को जितने भी उसके फॉलोअर हैं, मैं इमरान खान के वो आयशा गुलाली वाले मसले पे बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सारी पॉलिटिकल अलीट की बात कर रहा हूँ। अब ये देखते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मारिया तूर को कुछ ना कहें, उसकी बहन के ऊपर, आयशा गुलाली की बहन के ऊपर कोई बात ना करे। लेकिन क्या आपने अपने कारकुनों को ये रोका है कि आयशा गुलाली से भी कोई नहीं बात करे? यार उसका मतलब है अगर आप इतने सच्चे हैं आप आ जाए मैदान में। अगर आपकी रेपो इतनी हर्ट हो रही है तो आप उसको ले आए अदालत। अगर वो नहीं जा रही तो आप उसको ले जाए कि मेरी ये रेपो हर्ट कर रही है तो आप इसका दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। मतलब कि आप अपने आप पे तो कोई बात लेना नहीं चाहते, अगले बंदे को आप कहते हैं कि वो नवाज शरीफ
अब आपको याद होगा कि धरना जब इस्लामाबाद का चल रहा था 126 दिनों का, तो उन्होंने वहाँ पे जो आईजी थे ताहिर आलम, उनका नाम लेके कहा था कि मैं इस बंदे को अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। जब आप ये माइंडसेट लोगों को दे रहे हैं तो लोग इतने भी पागल नहीं है जितना इमरान खान साहब उनको समझते हैं। ये इनके जो जलसे हैं वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होते? ये सारी बातें किताबी बातें करते हैं जो प्रैक्टिकली पाकिस्तानी सियासत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी मैं ये कर दूंगा, मैं उससे पैसे नहीं लूंगा, मैं फलाने से कर्जा नहीं लूंगा, मैं अमेरिका को आके दिखाऊंगा। भाई आप यहाँ पे मीडिया से तो फेस कर नहीं सकते, आप अमेरिका को हाथ फेस करेंगे। सज्जाद, असल पे मसला ये कि अपोजिशन में ना हर सियासतदान कमोबेश ऐसी बात करता है, ये क्योंकि अभी तक हुकूमत में नहीं आए तो इन्हें हालात थोड़ा तेज़ रखा हुआ है। और बहरहाल आपने सबसे लंबी कॉल का रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल में कायम कर ही दिया हमारे उसमें, तो ये रिकॉर्ड रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे उमैर नूर साहब हैं पिंडी से। जी उमैर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कल के हवाले से एक छोटी सी तस्हीह करनी थी आपकी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जब BBC पे इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी कुछ जर्नैलों के साथ बनी है। तो मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है, हम सुन रहे हैं। जी जी। तो कल तबसरा करते हुए आपने कहा था कि जर्नैलों से मुराद गालिबन वो जर्नैल हो सकते हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने होंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहे थे और गालिबन ज़िया उल हक की बात कर रहे थे। ये भी हो सकता है। तो ये छोटी सी एक तस्दीक करनी हो सकता है। थैंक यू। असलम बेग भी शामिल कर सकते हैं। अमजद अली साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं जी। पहला तो ये है कि YouTube पे आपकी हर वीडियो के बाद में आता है कि इसके नीचे कमेंट डालें, लेकिन कमेंट डिसेबल किए हुए हैं। ये तो पहला है। अच्छा। और दूसरा ये है कि 2008 में एक फौजी आमर को निकालते वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने अक्सरियती अवाम का एतमाद हासिल कर लिया था, लेकिन एक पार्लिमानी आमर की खलासी तक क्या आप अब अवामी एतमाद खो चुके हैं? और तीसरा क्वेश्चन ये है क्या फजलुर रहमान साहब फाटा को पख्तूनख्वा में जम करने के क्यों ताखीर ख्वाह हैं? गुड। पहला क्वेश्चन। ये पहले भी किसी ने कहा। एक में आपसे सवाल है जी, आप अभी लाइन पर हैं? ओके। आपसे सवाल है कि ये जो डिसेबल्ड, क्योंकि मैंने खुद नहीं चेक किया, ये पुराने शोज के कमेंट्स डिसेबल्ड हैं या नए शो जो मौजूदा जो अपलोड होता है? मैंने भी नोटिस किया था। अच्छा ठीक है जी। ये अभी बिल्कुल एकदम इसी शो के बाद जो हमारी डिजिटल की हेड है आलिया चुगताई, उनसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, और होपफुली द प्रॉब्लम विल बी फिक्स्ड। दूसरा सवाल इनका पूरा मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो ये कहते 2008 में जब मुशर्रफ साहब गए थे तो मीडिया ने एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था, लेकिन अब जब वज़ीर आज़म गए हैं तो उस पर जो है मीडिया ने एक डिस्ट्रक्टिव रोल पे मतलब उसको उस तरह नहीं। वो तो डिपेंड करता है ना कि आप किस साइड पे खड़े हुए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में उस वक्त मीडिया सारे का सारा एक ही लाइन पे था मेनली, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने मीडिया को भी डज मार दी थी, सब कोई बंद कर दिया था, तो वो मीडिया का अपना गुस्सा भी निकालना था। इस वक्त आकर के तो इतनी वाइडनिंग हो गई है मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यूज़ की मीडिया के अंदर, पोलराइजेशन भी आप उसे कह सकते हैं कि बहुत कम चैनल ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आपको बैलेंस रिपोर्ट करते हुए मिलेंगे। ज़्यादातर चैनल्स या तो एक तरफ होते हैं या दूसरी तरफ होते हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में पोलराइजेशन हो गई है तो मीडिया में उसको रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड क्वेश्चन उनका है फजलुर रहमान साहब फाटा के KP में मर्जर के खिलाफ क्यों हैं? जी, ये जो सवाल है बहुत लोग ये सवाल करते हैं। अगर आप थोड़ी सी सर्चिंग कर लें तो जब हमने इस पर प्रोग्राम किया था तो सलीम सैफी साहब
हमारे साथ थे, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी इसको अच्छी तरह से एनालाइज किया था और इस मामले में हमारे से शायद तो बेसिकली वो ये कहते हैं लेकिन कि फाटा में जो उनकी फिर वो जो बादशाही है वो उसको थोड़ी सी डस्ट पहुंचेगी अगर वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा तो बाकी एक सी वजह एक ये है। अब हो सकता है कि आई माइट बी गेटिंग द डिटेल्स रॉन्ग, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी फाटा में अलाउड नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आप जो मदरसा नेटवर्क है और जो मस्जिद की नेटवर्क है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फजल रहमान और जमात उलमा इस्लामी उसको वहां पर यूज करती है। तो वो शायद ये नहीं चाहते कि जी मेरी फील्ड में नई कंपटीशन 2018 के इलेक्शन से पहले इस बाजार में मेरी ही दुकान होनी चाहिए और किसी की दुकान नहीं होनी चाहिए। और एक और एक और भी रीजन था, एक और वजह ये भी थी कि अगर वो केपी में जम हो जाती है तो केपी की सीटें बढ़ जाती हैं, तो प्रोपोर्शनली मौलाना साहब की जो बार्गेनिंग पावर है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। ये साकिब शान साहब हैं जी। मोहतरम मुबशर साहब, संजीदा से वसत साहब और शरारती से जरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाम तो मेरा साकिब है लेकिन परवेज मुशर्रफ भी होता तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 11 से 12 के बहुत से प्रोग्राम और बहुत से चैनल देखने के बाद बिलाखिर नजरें आपके प्रोग्राम पर ठहरी थी और आप लोगों की बातें सुनकर यही अंदाजा होता है कि लगता है कि आप लोगों को अभी तक मलिक रियाज साहब का कोई फोन वोन नहीं आया है प्लॉट वगैरह के। बदकिस्मती से यार करवा दो में बैठे हुए हैं। ये अंदाजा उस वक्त भी यकीन में बदल जाता है जब वसत साहब को जीन्स के साथ अक्सर कुर्ते में हम देखते हैं। आपका अक्सर नहीं 100% भैया। अच्छा, आपका 14 अगस्त का प्रोग्राम ने देखा और उसको अगर कोई टाइटल देना चाहें तो बड़े आराम से आप आइडियोलॉजिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं। असल में हमारा ताल्लुक तो उस नस्ल से है जिसने 80s में जब होश संभाला तो सबसे पहला नारा जो हमारे कान में पड़ा था मर्द मोमिन मर्द हक दौलक दौलक, और हमारे लिए उस पाकिस्तान का तस्वर करना भी महल था जो 60s और 70s में था। एनीवेज आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो इस प्रोग्राम की। पिछले की अभी भी बाकी है उस मौजू पे। 2 सवाल मैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों से पूछना चाह रहा था। नंबर 1, कायदादन ने GM सैयद साहब को रेजिग्नेशन के लिए क्यों कहा, जैसा कि आप लोगों के प्रोग्रामों में भी आ रहा है? क्या यही वजह थी, बुनियाद बनी उनके पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान होने की? और दूसरा सवाल ये कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती तो क्या पाकिस्तान बनता? पहला जवाब ये है कि अब बेसिकली GM सैयद साहब जो हैं वो कोई टिकट की तकसीम का मसला था, कई रिवायतें हैं और उस पर ज़ाहिर है कि वो मुत्तफ़िक़ नहीं थे मरकज़ी क़यादत से, लिहाजा उन्होंने गुस्से में आके पार्टी छोड़ दी थी। एक वर्जन ये है। जहाँ तक दूसरा सवाल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती, हाँ बिल्कुल 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद ना होता, अलबत्ता हो सकता है कि 63-64 में पाकिस्तान बन जाता। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली अग्री। लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और उस वक्त भी विंस्टन चर्चिल जो थे वो बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि इंडिया को आज़ादी मिले। वो काफ़ी वाइट सुप्रेमेसिस्ट भी थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, को बड़ा अजीम समझा जाता है। लेकिन बंगाल फैमिन, कलकत्ता फैमिन, दिस इज आल्सो बहुत सारे बहुत जहरीली गैस का इस्तेमाल, केमिकल वेपन्स। एक और भी इसके साथ थ्योरी है और शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इसमें। ये भी कहते हैं कि अगर चाइनीज रेवोल्यूशन पहले हो गई होती ना तो ब्रिटेन शायद पार्टीशन को अलाउ। सही बात है। अगर मेरे रिश्तेदार ना मरते तो उनकी चारपाइयाँ लंदन तक बिछती। हाँ बिल्कुल। तो आज इतना ही, वो दोबारा हाजिरी भरेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।